बच्चों, हिंदी गद्य खंड में आज हम अपना चौथा अध्याय पढ़ेंगे, अशोक के फूल। यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। बच्चों, हम इनका जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। ये हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता रहे। इनका जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ। 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। 1940 से 1950 ईस्वी तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में उपस्थित रहे। विस्तृत स्वाध्याय एवं साहित्य सृजन का शिलान्यास यहीं हुआ। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 1950 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने तथा 1960 से 1966 ईस्वी तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अनेक गुरुतर दायित्वों को निभाते हुए उन्होंने 1979 ईस्वी में रोगशैया पर ही चिर निद्रा ली, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, इन्होंने साहित्य की सेवा निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार और ललित निबंधकार के रूप में की। और जो आधुनिक युग के गद्यकार हैं उनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान रहा। हिंदी गद्य के क्षेत्र में इनकी साहित्यिक जो सेवाएं हैं बहुत उत्कृष्ट हैं। इन्होंने अनेक जो है ललित निबंधों की रचनाएं क्यों ही हैं। बच्चों, हम इनकी कृतियां देख लेते हैं। इनकी कृतियों में निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, आलोचना साहित्य में शूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म है। इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य लिखा है। उपन्यास के क्षेत्र में इन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा लिखा। इन्होंने संपादन में नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश राशक इत्यादि का संपादन किया। इनकी जो अनुदित रचनाएं हैं उसमें प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि है। बच्चों, इनकी भाषा शैली की बात करें तो द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृत निष्ठ साहित्यिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया। इनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग प्रायः कम हुआ है। इस प्रकार द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी गद्य शैली प्रौढ़ एवं गंभीर है। इन्होंने विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा आत्मपरक शैलियों का प्रयोग अपने साहित्य में किया हुआ है। अगर हिंदी साहित्य में इनकी स्थान की बात की जाए तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि हैं। उनके निबंधों एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य जगत में इन्हें एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। वस्तुतः ये एक महान साहित्यकार थे। आधुनिक युग के गद्यकारों में इनका विशिष्ट स्थान रहा है। बच्चों, हमारा जो निबंध है अशोक के फूल, इसका जो सारांश है हम उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। बच्चों, अशोक के फूल को देख करके लेखक उदास हो जाता है। अशोक के वृक्ष पर खिले लाल रंग के फूलों को देखकर लेखक जो है बहुत उदास है, बहुत दुखी है। और वह जो है उसका उस दुख का कारण स्पष्ट करता है कि उसको देख करके लेखक को क्या हो रही, ईर्ष्या हो रही, जलन हो रही है। वह न ही वह उसकी कमियों की ओर इशारा करके उसे अभागा बताकर तथा सहानुभूति दिखाकर स्वयं को उससे सुंदर, सर्वगुण संपन्न बताकर अपने मन को सुखी बना रहा है। उसके दुख का कारण यह है कि जिस अशोक के फूल का वर्णन करके कालिदास ने उसे अत्यधिक सम्मान का अधिकारी बनाया, उसी अशोक को भारतीय रस साधना के
पिछले हजारों वर्षों के साहित्य में भुला दिया गया। उत्तर भारतीय साहित्यकारों का अशोक के प्रति यह अपमानपूर्ण व्यवहार की दृष्टि से भी उचित नहीं है। भारतीय संस्कृति विश्व की अनेक संस्कृतियों का मिश्रण है। लेखक कहना चाहता है कि भारत में समय समय पर अनेक जातियां, असुर, आर्य, नाग, गंधर्व आदि आए और ये जातियां यहाँ आकर वापस चली गईं और अपनी संस्कृति का गहरा प्रभाव भारतीय संस्कृति पर छोड़ गईं। इन सभी का जो भारतीय संस्कृति के विकास एवं समृद्धि पर प्रभाव पड़ा, उसका बहुत योगदान है हमारे समृद्धि में, हमारे विकास में। आज समूचे विश्व में हिंदू रीति के नाम से जो भारतीय संस्कृति प्रसिद्ध है, वह वास्तव में आर्यों एवं यहाँ रहने वाली अनेक दूसरी जातियों का मिला जुला रूप है। और लेखक कहता है कि भारतीय सभ्यता एवं परिष्कृत रुचि का प्रतीक है क्या? अशोक का फूल। भारतीय परंपरा में अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं, श्वेत और लाल। सफेद फूल तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उत्तरदायी हैं, जबकि लाल पुष्प स्मृति वर्धक माना जाता है। तो द्विवेदी जी ने माना है कि मनोहर, रहस्यमय एवं अलंकार में दिखने वाले अशोक का विशाल वृक्ष सामंती सभ्यता का परिष्कृत और उसकी रुचि का परिचायक है। अशोक की पूजा करने की बात लेखक इसमें कहते हैं और इन्होंने बताया है कि कैसे अशोक के वृक्ष में कंदर्प देवताओं का वास होता है। असल में अशोक की पूजा नहीं बल्कि उनके अधिष्ठाता कंदर्प देवताओं की पूजा की जाती है। लेखक जो है बताना चाहता है कि दुनिया की सारी चीजें मिलावट से पूर्ण हैं, कोई भी वस्तु अपने विशुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद केवल एक ही चीज विशुद्ध है, वह है मनुष्य की दुर्दम जिजीविका यानी कि जीने की इच्छा। वह गंगा नदी की आबाद धारा के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है। मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है। लेखक ने सभ्यता और संस्कृति को अशोक के माध्यम से परिवर्तनशील बताया है। लेखक कहना चाहता है कि संसार का नियम रहा है कि समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। आज जो वस्तु अथवा परंपरा है वह कल अवश्य ही परिवर्तित हो जाएगा कि कोई भी चीज चिरस्थायी नहीं है और हर समय में कभी न कभी हमारे संस्कृति से लेकर के सारी चीजें बदलती रहती हैं। जो आज उच्च स्थिति में है वह कभी न कभी निम्न स्थिति में जरूर आएगा। लेखक इसे अशोक के फूल के माध्यम से समझाना चाहता है और लेखक कह रहा है जिस प्रकार से अशोक के फूल मुरझाकर नष्ट हो जाएंगे, उसी प्रकार से जो संस्कृति आज बहुत ही उच्च श्रेणी में है, कल वह भी मुरझा करके नष्ट हो जाएगी। दुखी लेखक जो है अशोक के फूल की दुर्दशा देखकर आहत है। अंततः लेखक कहता है कि अशोक की आज भी ज्यों का त्यों अपने अस्तित्व को अपनी मस्ती में लिए हुए झूम रहा है। मनुष्य उसे देख अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार उससे आनंदित हो सकता है तथा दुखी भी, जैसे कालिदास और मैंने अपनी अपनी मनोवृत्तियों के चलते उसमें रस का अनुभव किया। समय बदलता है और हमें उसके अनुसार अपने मनोभावों को संचालित करते रहना चाहिए, न कि उस परिवर्तन को देखकर दुखी होना चाहिए। कुल मिलाकर लेखक अशोक के फूल के माध्यम से यह समझाना चाहता है कि जिस अशोक के फूल को कालिदास जी ने बहुत ही सम्मान साहित्य के क्षेत्र में प्रदान करवाया था, आगे चल करके उसी अशोक के फूल को जो नए लेखक आते गए, उन्होंने जो नए कवि आते गए, उन्होंने उसे भुला दिया, उसे अपने साहित्य में स्थान नहीं दिया। तो लेखक कह रहा है लोगों को यह समझना चाहिए कि कोई भी चीज हमेशा के लिए अस्थायी नहीं होती। जिसे आज बहुत सम्मान प्राप्त है, कल उसका सम्मान कम हो जाएगा। तो हमें इस परिवर्तन को देख करके दुखी नहीं होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि अगर आज हमारी स्थिति उच्च है तो कल निम्न हो सकती है, और अगर आज हम दुखी हैं तो कल हम खुश हो सकते हैं। तो लेखक कहना चाहता है कि हमें भी अशोक के फूल की तरह मदमस्त रहना चाहिए। हमें कभी भी दुखी या उदास नहीं होना चाहिए। बच्चों, अपने इस लेसन में आगे बढ़ते हुए हम इसके कुछ प्रश्नों का, कुछ गद्यांशों का अध्ययन करेंगे। हम यह जानेंगे कि कैसे हम गद्यांशों की व्याख्या करेंगे, कैसे हम इस पे आधारित प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो
तो अगली वीडियो में हम जो है इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।